एक तो क्या आईएमएफ के साथ जो डील्स की हुई हैं वो एक कोई स्टेज आएगी जिसके ऊपर वो चीखेंगे कि जनाब ये देखें हमारे साथ आप सब्सिडीज़ पे बाकी चीज़ों पे ये बातचीत करके गए हैं। एक दूसरा ये कि ये डिपेंड करता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कब आना है, क्या वो 3 माह का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होगी या वो 1 साल की डिसीजन मेकिंग होगी। इसका तो ना इसहाक डार साहब को पता है ना हमें पता है और मेरा ख्याल किसी को भी नहीं पता हालात क्या होंगे। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का अब आगे आने वाले समय में क्या हाल होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आईएमएफ की जो शर्तें लगाई हुई थी पैसे देने के एवज में, तो वो भी शर्तें पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक पूरी नहीं की। और आईएमएफ की अगर शर्तें लागू हो जाती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई इतनी भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी कि लोगों का जीवन जीना मुहाल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं कैसे आज डॉलर के रेट भी पाकिस्तान के हर एक दूसरे शहर में बदल जाते हैं, कहीं 10 रुपए कम तो कहीं 10 रुपए ज़्यादा। और डॉलर के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए कहीं न कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्कशन कर रहा है कि क्या ये हमारे बैंकों से भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं आज पूरे पाकिस्तान का सिस्टम हिल चुका है और कैसे खोखला इमरान खान करके गया और आगे इस हुकूमत ने भी पाकिस्तान को किस हालात में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो वैसे ही पाकिस्तान में चल रही थी काफ़ी दिनों से, उसका भी कोई हल निकल नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं ये कंट्रोवर्सी आर्मी चीफ की तैनाती पे भी कर बैठे। तो आज कैसे पाकिस्तान के हालात किस कदर जा रहे हैं, कोई भी दूसरा देश, फॉरेन पॉलिसी इनकी बिल्कुल फेल है और कोई भी दूसरा देश इनकी तरफ देखना ही नहीं चाहता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जी, शहबाज राना साहब जो है ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जो है इकोनॉमी में भी बड़ी नज़र रखते हैं और बहुत ज़्यादा इनको सीरियस मामलों पे सुना जाता है, हम भी सुनते हैं। शहबाज, आप, मैं और मालिक और हम सरबत आगे ये बहस कर रहे थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये नवंबर तक ही एक्सटेंड करेगी ना, अगले साल तक। ये अगर बहुत एक्सटेंड करे 1 साल होगा इनके पास, तो क्या 1 साल में अभी जो इकोनॉमी के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, बेरोज़गारी के हालात हैं, एनर्जी के हालात हैं, तो ये फंडामेंटल्स जो हैं 1 साल में कोई, अगर 1 साल इनको मिल जाता है तो कितने की तब्दीली उसमें ला सकेगा ये या कोई भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का शुक्रिया। मैं सिर्फ एक कमेंट ऐड करना चाहूँगा मालिक साहब की इजाज़त से। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जो होना चाहिए उसकी सियासी सोच होनी चाहिए। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूँगा, फिर उसमें एक और भी क्राइटेरिया शामिल कर लें कि मुआशी भी थोड़ी सी सोच होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपका सीज फायर हो गया है। अफगानिस्तान के साथ हमने अपनी मर्जी की कोशिश की है वहाँ पे सेटलमेंट हो जाए, तो इकोनॉमी ऐसी है जो ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब के काबू में आ रही है, ना फाइनेंस मिनिस्टर के, और ना ही अभी तक आर्मी चीफ के काबू में आई है। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए 3 बड़े अहदाफ थे इसहाक डार साहब के कि वो महंगाई में कमी करेंगे, नंबर 2 शरह सूद में वो देखेंगे कि उसमें अगर कमी हो सके, बिजनेस को वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे थे कि जो एक्सचेंज रेट है आपका, जो रुपए की कदर है, उसमें इंटरवेंशन हो सकती है विदाउट थ्रोइंग मनी इनटू द मार्केट। तो अगर अभी आप उनके जो अभी तक का जो टाइम गुजरा है तो आप देखें इसमें जो कोई खास कामयाबी नहीं हुई। शरह सूद वहीं पे खड़ी हुई है। एक्सचेंज रेट जो उनकी ख्वाहिश है कि 200 रुपए से नीचे आ जाए, वो नीचे नहीं आ रहा। जो वाशिंगटन वो गए थे वहां पे उनको ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। जब हमने फ्लड्स के ऊपर जो डोनर्स की रिपोर्ट थी वो लॉन्च की, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो मार्केट बेस्ड है वो चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, और जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है पाकिस्तान में, उसमें वो आपको नजर नहीं आ रहा। गोइंग फॉरवर्ड जो अभी विंटर जो मौसम शुरू हो गया है, बर्फबारी भी कुछ इलाकों में हो गई है, इस्लामाबाद में भी बारिशें हो रही है और मुल्क के बाकी हिस्सों में। अब आपका जो अगला क्राइसिस आएगा वो गैस का आएगा। गैस के क्राइसिस का इनके पास सोल्यूशन नहीं है। एक सेक्टर को बंद करेंगे, दूसरे को चलाएंगे, जिसको बंद करेंगे वो चीखेगा। तो हुकूमत की जो रेपुटेशनल इश्यूज हैं वो और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे। इनके पास अभी तक जो पैसों का है वो पूरा इंतजाम नहीं है। मतलब ये इसका कि जो हमने गैर मुल्की अदाइयाँ करनी है हम वल्नरेबल है।
उस वल्नरेबिलिटी की वजह से ये वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी इनकी डिपेंडेंसी रहेगी, इनकी IMF के ऊपर भी डिपेंडेंसी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि को बहुत मेजर रिलीफ अगर हुकूमत ये देना चाहे तो नहीं दे सकेगी। आज ही का फैसला ले लीजिए एक सादी राब्ता कमेटी आप का। ये कह रहे हैं कि मैं आई रीफ्रेज योर असर्शन कि आप ये कह रहे हैं कि एक साल में जो मैंने सवाल पूछा था कि फंडामेंटल्स में नहीं नज़र आता कि ये कोई मेजर तब्दीली कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नज़र आ रहा है कि इसहाक डार जो मिफ्ता इस्माइल को चेंज किया गया है, ये इकॉनमी के ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन करना चाह रहे हैं कि फौरी तौर में चाहे जो भी इसके नेगेटिव असरात होंगे वो केयर टेकर गवर्नमेंट को या आइंदा आने वाली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाए, इनका वक्त अच्छा गुजर जाए। इसमें दो क्वेश्चन हैं। एक तो क्या IMF के साथ जो डील्स की हुई हैं वो एक कोई स्टेज आएगी जिसके ऊपर वो चीखेंगे कि जनाब ये देखें हमारे साथ आप सब्सिडीज़ पे बाकी चीज़ों पे ये बातचीत करके गए हैं। एक दूसरा ये कि ये डिपेंड करता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कब आना है। क्या वो 3 माह का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होगी या वो 1 साल की डिसीजन मेकिंग होगी? इसका तो ना इसहाक डार साहब को पता है ना हमें पता है और मेरा ख्याल किसी को भी नहीं पता हालात क्या होंगे। देखिए अमर मतीन साहब, जो IMF के ऑब्जेक्शंस हैं, जो उनका चीखना है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो हमने रिवाइज एक स्केड्यूल IMF के साथ एग्री किया था, उसके तहत जो पाकिस्तान की इकॉनमी का 9वां रिव्यू होना था वो 3 नवंबर को कंप्लीट होके IMF बोर्ड से अप्रूव होना था। मतलब ये कि हमें $1.1 अरब की जो किस्त है वो आज तक मिल जानी चाहिए थी। अभी तक एज ऑफ टुडे हमारी जो उसकी डेट्स हैं विजिट की वो ही तय नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जो IMF का सबसे बड़ा इतराज आया है वो 2 चीज़ों के ऊपर आया है। एक अदर देन कि जो हमने उनसे कमिटमेंट्स किए बिजली की कीमतों में उस तरीके से इजाफा नहीं कर पाए। जो इतराज है उनका कि आपने एक्सपोर्टर्स को किस मद में इतनी बड़ी सब्सिडी दे दी। नंबर 1 जो इसहाक डार साहब ने 100 अरब रुपए का आपको पता है उसका अनाउंसमेंट की हुई है। दूसरा जो एग्रीकल्चर पैकेज है ये कहां से आ गया? फिर ओवर एंड अबव वो कह रहे हैं कि जो सैलाब का नुकसानात है उसको बजट के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या है। तो ये तो इनके जो डिफरेंसेस IMF के साथ वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपका ये सवाल कि इनके पास विदाउट केयरिंग कि IMF क्या सोचता है, वर्ल्ड बैंक क्या सोचता है, ये एक पॉलिटिकल फैसले कर पाएंगे, ये उस स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच सके अभी तक। उसकी वजह ये है कि इनकी जो एक टांग है वो रिलीफ देने के लिए है और दूसरी टांग इन्होंने रखी है IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे के ऊपर। ना ये इधर के हैं ना ये उधर के हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है ना ये पूरी रिलीफ दे पा रहे हैं और ना ही IMF के प्रोग्राम के अंदर ये रह रहे हैं। ये जो इनडिसाइसिवनेस है या इनकी कमजोरियां हैं उसकी वजह से ये अभी तक रिलीफ देने में और महंगाई पे काबू पाने में कामयाब नहीं हुए। आज भी जो बात मैं पहले कहना चाह रहा था, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्टोर्स के ऊपर 14 अरब रुपए की सब्सिडी काट दी है। याद रहे कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमने 7% कर्जा लेके, बैरूनी कर्जा 7% शरह सूद के ऊपर हमने वो जो प्राइवेट जेट जिनके हैं अपने उनको एक्सपोर्टर्स को हमने 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। तो एक तरफ तो हम कोशिश कर रहे हैं रिलीफ देने की, वो वोटर्स। अच्छा शहबाज, एक बात बताएं, बड़ी कंट्रोवर्सी चली जब ये लेजिस्लेशन इन्होंने पास किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील्स होंगी वो सर्टन पर्व्यू से आज़ाद होंगी, और उसकी बैकग्राउंड ये थी कि UAE इन्वेस्ट करना चाह रहा था, कतर वाले इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, रेलवे की भी बात हो रही थी, 5-7 और प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि कुछ बिलियंस आएंगे। वो कहाँ गई सारी बातें जिसपे इन्होंने ये लेजिस्लेशन भी की थी? तो वो ख़त्म है सारी बातें? नहीं सर, वो ख़त्म नहीं है। इसहाक डार साहब आपको पता है कि वो पिछले हफ्ते वो दुबई में थे और वहाँ पे वो LNG पावर प्लांट्स के लेके गए, रूजवेल्ट होटल उनको ऑफर किया दोबारा, और कुछ 1-2 इसी किस्म की और चीज़ें थी। दुबई की तरफ से आज से नहीं 2019 से ऑफर है कि हम ये चीज़ें लेना चाह रहे हैं। ये हम फैसला नहीं कर सकते। एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि हम किस हद तक हम कमिटेड हैं। वो लॉ वैसे बाय द वे पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने उसको रोका, लेकिन पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको असेंड कर दिया है। तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एक्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी स्क्रूटनी नहीं हो सकती, वो कानून पास हो चुका है। इसके बावजूद आज तक हम ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सके? मैं आपकी इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। जब पिछले कुछ अर्सा पहले जब प्राइम मिनिस्टर गए दुबई, UAE गए, तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से एक अनाउंसमेंट आएगी। वो वहाँ पे फिर जब जाने लगे तो प्रेपरेटरी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि रूजवेल्ट होटल को और जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं ये हम UAE को ऑफर कर देते हैं, और कतर को भी हमने ऑफर करना थे। तो एक वफाकी वजीर जो उस मीटिंग में बैठे हुए थे उठे और मेरे ज़राए के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर साहब के कान में कुछ बताते हैं और उनके कान में जो कुछ कहा हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उनके कान में कहा था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि ये जो रूजवेल्ट है इसको रहने दें, क्योंकि इनका नेशनल बैंक भी बीच में शामिल था।
ये तो नेशनल बैंक की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके, बाकियों की क्या करेंगे? बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, क्या उस पर कुछ होगा? और जिस तरह आपने बात की फ्री फ्लोट होगा, तो ये तो बड़ी इन्होंने कहा था जी मेरा 180 to 200 है डॉलर मेरे नज़दीक डार साहब ने, तो ये तो फिर टोटली डार साहब की इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगी करेंसी पे। करेंसी को कहाँ जाता देख रहे हैं आप? मालिक साहब, जो डार साहब फरमा रहे हैं ना कि 180 से 200 के दरमियान जो रेट होना चाहिए, वो गलत बात नहीं कर रहे। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, मतलब ये कि जो महंगाई से एडजस्टेड आपको जो नेट वैल्यू इधर बनती है, वो आज भी अगर आप देख लें जो नंबर आया लेकिन जब बैंक्स ने मार्केट एक्सप्लॉइट की और बिलियंस ऑफ रुपीस प्रॉफिट कमाए और बिलियंस की तबाही फैलाई, उनकी अकाउंटेबिलिटी किए बगैर क्या रियल इफेक्टिव रेट आ सकता है? मैं इसमें में ऐड शहबाज कि आपने और हमने सब ने इस पर तबसरा किया था कि उन्हीं बैंकर्स को जिनके खिलाफ पहले ये इंक्वायरी जारी थी, उनको ही बुला के मशवरे भी किए जा रहे थे, उन्हीं के कहा जा रहा था कि एक्सचेंज रेट में हमारी हेल्प करें कि इसको कैसे नीचे लाना है। जो गवर्नर से मैंने बात की थी लास्ट वीक, वो एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आए थे और कल भी उन्होंने ये बात दोबारा कही कि इस महीने वो कंक्लूड कर लेंगे। इसमें मुझे थोड़ी सी लीनियंसी लग रही है, क्योंकि गवर्नर ने ये बात कही है कि अगर हमने बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला तो वो एलसीज नहीं खोलेंगे। मतलब यहाँ पे भी हुकूमत बहुत बुरी तरीके से उनके हाथों एक्सप्लॉइट हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये डार साहब कहते हैं कि 200 रुपए से कम होना चाहिए और रेट आज 222 है, इसके मतलब कि हुकूमत एतराफ कर रही है कि अपनी रेट जो है ये कायम करने में बुरी तरह नाकाम हुई हुकूमत भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी। दूसरा जो इससे सबसे बढ़कर चैलेंज है, इसके ऊपर हम कम बात करते हैं, इंटरबैंक में तो 222 है, ओपन मार्केट का रेट 230 है, पेशावर में रेट 240 रुपए है। बैंक आपको ये कहता है कि भाई ओपन और मेरा जो फर्क है वो 10 रुपए का हो गया है और पेशावर का और मेरा जो फर्क है वो 20 रुपए का हो गया है, तो पहले उनको ठीक करो फिर मेरी तरफ आओ। अगर आप इसको समराइज कर सके तो चाहे इंटरबैंक है, ओपन है, पेशावर है, चूंकि अफगानिस्तान की वजह से स्मगलिंग हो रही है, किसी भी जगह पे हुकूमत अपने जो टारगेट्स है, अहदाफ है, हासिल करने में नाकाम रही। और मेरा जो सबसे बड़ा खदशा ये है कि हुकूमत जो है वो सॉफ्ट जा रही है। अभी तक ये कोशिश जरूर करेंगे कुछ ना कुछ उनके ऊपर जुर्माने लगा दिए जाए। एज ऑफ टुडे जब आप और मैं बात कर रहे हैं, 1 भी रुपए का उनके ऊपर जुर्माना नहीं लगा। ये जितना बड़ा इशू था डार साहब खुद फरमा चुके हैं, 8 बैंकों का तो चलो 27-28 अरब रुपए मुनाफा है। जो बाकी बैंक्स हैं जिनकी बात करते हैं कि हमने एक्सपेंड कर दिया है, टोटल मुनाफा डार साहब के बकौल उन्होंने 50 अरब रुपए से ज्यादा कमाया है। तो क्या फिर हम बांग्लादेश का मॉडल नहीं कर सकते थे? क्या इन बैंकों के जो ट्रेजरार्स हैं उनको हम सैक नहीं करवा सकते थे, नौकरियों से नहीं निकलवा सकते? ये कौम की तकदीर से खेले हैं। आपकी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में जितनी आपकी बिजली महंगी हो रही है, मतलब जो हुकूमत कह रही है उसका सबसे बड़ा उसकी जो बेट है वो इस चीज के ऊपर है कि वो महंगाई को काबू करके इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी की वेव है उसको वो शिकस्त देगी। वो अभी तक अपने कोर अहदाफ हासिल नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि सागदार साहब जैसे जो उनके माने हुए जो शख्स हैं जो इकोनॉमी के जार समझे जाते हैं वो आए और मामला नहीं चल रहे। मालिक साहब एक चीज आप देखिएगा पॉलिटिकल साइड की है, डार साहब इस दफा अनलाइक पास्ट वो जो इक्तदार है, वो पावर है और अथॉरिटी है, वो शेयर करके वो अपना इस वक्त वो निजाम चला रहे हैं। ये माजी में ऐसा होता नहीं था। ये चेक करने वाली बात है कि उन्होंने अपनी पावर क्यों शेयर की हुई है कुछ लोगों के साथ।